Assalamu alaikum everyone. Welcome to the class of wildlife and today's lecture is basically in continuation to the previous topic which we were discussing, and that was about distribution and abundance. So डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे विच इज़ अबाउट एबंडेंस. सो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस में डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो चुकी है. उसमें हमने एक इम्पोर्टेंट जो था वो पढ़ा था, रेपोर्ट्स रूल पढ़ा था. ठीक है, रेपोर्ट्स रूल में क्या था वो हम ने डिस्कस किया था और उसके कुछ एक्सप्लेनेशंस दिए थे, इकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस. और आज जो टॉपिक उसको हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दैट चैप्टर विच इज़ अबंडेंस. ओके, सो अबंडेंस यू नो डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्ट्ररी एक और चीज़ है जो हम डिफ़ाइन कर चुके थे, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, हाउ many individuals of of a species could be found, और इसको हम कह सकते हैं the number of individuals और how commonly species could be found in a geographical area. Okay, so range size हमारा कीवर्ड था जो हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था, दैट वी विल बी डीलिंग विद दिस टर्म रेंज साइज. सो जियोग्राफिकल रेंज साइज हम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिंक करते हैं. सो रेंज साइज जो है और एबंडेंस में क्या अब रिलेशनशिप है. सो इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन जियोग्राफिक रेंज साइज एंड द एबंडेंस ऑफ अ स्पीशीज़? लाइक इफ़ अ स्पीशीज़ इज़ वाइड स्प्रेड, इज़ इट ऑलवेज एन अबंडेंट स्पीशीज़? सिंपल है कि जोग्राफिकल रेंज साइज़ जो है, एक स्पीशीज़ का रेंज जितना है तो क्या उसकी अबंडेंस भी उतनी होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्पीशीज़ वाइड स्प्रेड है जियोग्राफिकली, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो स्पीशीज़ नंबर में भी ज़्यादा होगा? देखें, बड़ा बेसिक डिफरेंस है इसमें. तो क्या कोरिलेशन है इसका? इसको हम अगर शॉर्टली कहें तो रेंज साइज़ वर्सेस पॉपुलेशन साइज़. ठीक है, इसका रिलेशनशिप है कि रेंज साइज इज़ आइदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज, और इन ऑन कन्वर्सली इफ़ अ स्पीशीज़ इज़ रेयर और थ्रेटन डज इट हैव अ स्मॉल जियोग्राफिक रेंज. इसके अपोजिट अगर हम देखें, हम सिर्फ बड़े रेंज की बात नहीं करते, अगर हम दूसरे तरफ देखें तो इफ़ अ स्पीशीज़ इज़ रेयर और थ्रेटन्ड स्पीशीज़. ठीक है, क्योंकि हमारा जो आगे आने वाला पोर्शन है वो डील करता है मोस्टली, हम जाएंगे थ्रेटन्ड स्पीशीज़, थ्रेटन्ड और रेयर स्पीशीज़ की तरफ, जो स्पीशीज़ जिनकी कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो इम्पोर्टेंस उसकी ज़्यादा है. और बिकॉज एट दी एंड जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी, तो हमारा कोर पर्पस जो है वो कंजर्वेशन ही होता है. ठीक है, सो लेकिन हम चूँकि अभी बेसिक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को लेकर चल रहे हैं, सो इट मीन्स कि अगर कोई स्पीशीज़ रेयर है तो क्या ज़रूरी है कि वो उसका जियोग्राफिक रेंज भी स्मॉलर होगा? ठीक है, तो इसके बारे में साइंटिस्ट ने जितनी रिसर्च की है, इकोलॉजिस्ट ने जितना डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ जो मोस्टली हमारे वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी में ये हम डिस्कस करते रहेंगे कि अनलाइक फिज़िकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज और इकोलॉजिकल साइंसेज में कोई चीज़ फिक्स्ड नहीं होती कि आप एक रूल और एक प्रिंसिपल डिफ़ाइन करके सारी स्पीशीज़ और सारे जोग्राफिकल एरियाज़ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं. नो, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स बड़े बेसिक नज़र आएंगे, बड़े मतलब अपेरेंटली बड़े सिंपल सी बात होती है कि अच्छा ठीक है, ये बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो अबंडेंस भी ज़्यादा है, तो क्या ठीक है. लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ये है कि आप एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क सब पे अप्लाई नहीं कर सकते. सो यू हैव टू हैव
लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस फॉर व्हाट यू हाइपोथेसाइज, और जो भी आप एक रूल पेश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि तो मोस्टली ये डिपेंड करता है फिर रिसर्च पे कि कितनी स्पीशीज़ पे कितना काम हुआ है। तो द डाइवर्सिटी ऑफ रिसर्च और द लेवल ऑफ रिसर्च जो है वो डिटर्मन करता है कि हम एक बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करके फिर डिफरेंट स्पीशीज़ को डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ में उसको स्टडी करें और फिर उसको एक्सप्लेन करें। सो कमिंग टू द पॉइंट, द डेटा इकोलॉजिस्ट्स हैव कलेक्टेड ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ रिवील अ कोरिलेशन बिटवीन distribution and abundance such that more widespread species are typically more abundant। ठीक हो गया, बड़ा सिंपल सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है कि द कोरिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड abundance such that more widespread species are typically more abundant। अच्छा, सिंपल है कि डिस्ट्रीब्यूशन जिन स्पीशीज़ की ज़्यादा होगी वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो उनका नंबर भी ज़्यादा होगा और एबंडेंट भी उतने ही होंगे, ठीक है। इट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च डेटा कलेक्टेड बाय ब्राउन एंड गैस्टन, ठीक है। अब दिस पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस इज अनदर इकोलॉजिकल generalization that can be called Hansky's rule after Finnish ecologist Elka Hansky। Finnish, by Finnish I don't mean Finnish, Finland, आई डोंट नो फिनलैंड के सिटीजन्स के लिए फिनिश वर्ड यूज़ होता है यानी, बट मेरे मुंह से निकल गया। नहीं हाउ, फिनलैंड का एक जोलॉजिस्ट इकोलॉजिस्ट था एंड उसने ये रूल जो है वो पेश किया था कि और बल्कि ये एक वैसे तो इस पे काम पहले से भी होता रहा है और ये आगे भी हम जाके पढ़ेंगे, बट फर्स्ट टाइम जो है प्रॉपरली इसको इन्वेस्टिगेट किया, इसको रिसर्च किया, किस चीज़ को, द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस को। तो दैट्स वाई इनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। इस वजह से इन्होंने जो एक जनरलाइजेशन दी है इस हवाले से अबंडेंस और रेंज साइज़ के हवाले से, वी कॉल इट हैंस्कीज़ रूल। तो हैंस्कीज़ रूल को हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले ज़रा इस रिलेशनशिप को, ये जो हमने हाईलाइट किया है येलो में थर्ड पैराग्राफ को, इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो कमिंग टुवर्ड्स रेंज अबंडेंस रिलेशनशिप, ठीक है, शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं रेंज अबंडेंस रिलेशनशिप बिटवीन रेंज एंड अबंडेंस। सो स्क्रीन पे आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, दो ग्राफ्स नज़र आ रहे हैं। So left one is a relationship between distribution and abundance for 263 species of British moths, ठीक है। मॉथ उर्दू वाला मॉथ नहीं, जो इंसेक्ट मॉथ्स हैं बटरफ्लाइज के ग्रुप में हैं और इन पे रिसर्च हुई है, हाईली एक्सटेंसिव रिसर्च डन थ्रू आउट द ब्रिटिश। और इसमें जो डेटा आपको नज़र आ रहा है तो एक्स एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है एंड अबंडेंस इज़ ऑन वाई एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि अबंडेंस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अबंडेंस भी जो है वो इंक्रीज़ होती है, आपको नज़र आ रही है। ये ट्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ से लोअर है और ऊपर की तरफ जब डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बढ़ रहा है तो अबंडेंस भी उसके साथ बढ़ रही है। राइट साइड पे एक और एग्जांपल है जो कि एक बड़ा एग्जांपल है जिसके बेस पे ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो वो ये है कि जियोग्राफिकल रेंज अबंडेंस रिलेशनशिप फॉर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गीज़ एंड डक्स। ये बर्ड्स का डेटा है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सेरिफॉर्मिस जो फैमिली है उन बर्ड्स की, गीज़ एंड डक्स उसमें आते हैं। सो गॉस्टन एंड ब्लैकबर्न 1996 ये एक एक्सटेंसिव इनकी स्टडी थी वर्ल्ड वाइड बर्ड्स पे, और आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि पॉपुलेशन अबंडेंस ऑन एक्स एक्सिस एंड जियोग्राफिकल रेंज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो अबंडेंस आप देख सकते हैं कि जियोग्राफिकल रेंज के साथ अबंडेंस किस कदर जो है वो इंक्रीज़ आपको नज़र आ रही है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड बिटवीन abundance and geographic range. So range abundance relationship is a positive relationship. So what is Hansky's rule? Hansky's rule वो भी यही बात करते हैं, but why it has been nominated with him, because
he studied it, he researched it so extensively that he has a lot of contribution, and we call it Hansky's rule. Hansky in 1982, although he died in 2016, he is not that old scientist, but in 1982 he gave the Hansky's rule, was one of the first to call attention to the association between distribution and abundance, and there has been extensive discussion of the possible mechanism behind the simple pattern shown illustrated in the worldwide birds data. क्या कहते हैं कि जो बज़ाहिर सिंपल नज़र आने वाला कॉन्सेप्ट जो कि इस डेटा में, बर्ड्स के डेटा में आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, इस पे बहुत सी डिस्कशंस हुई एंड एसोसिएशन वाज फाउंड. क्या है मेन पॉइंट ये है कि बज़ाहिर तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी तो अबंडेंस भी ज़्यादा होगी, बट वाई, ठीक है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पीशीज़ जो है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्नो लेपर्ड की अगेन यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दूंगा कि वो अगर आप अबंडेंस के हवाले से देखें, सो अबंडेंस वाइज दैट स्पीशीज़ इज़ वेरी मच लिमिटेड, ठीक है. वो उसकी बाय नंबर जो है वो इतने उसकी अबंडेंस नहीं है, लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो 12 कंट्रीज़ में उसकी रेंज फैली हुई है, ठीक है. सो अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल वो ज़रा यहाँ पे फिट नहीं बैठता स्नो लेपर्ड का एग्जांपल. दैट्स वाई हम कहते हैं कि इकोलॉजिकल थेरीज, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आर बज़ाहिर वो सिंपल होते हैं, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशंस देनी होती है, बिकॉज़ वो हर जगह पे हर सिचुएशन में फ़िट नहीं होते, बिकॉज़ नेचर इज़ सो डायनामिक, नेचर इज़ एवर चेंजिंग, ठीक है. सो यहाँ पे देयर आर 3 मेन एक्सप्लेनेशंस ऑफ वाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस मे बी कोरिलेटेड. अच्छा, अब एक्सप्लेनेशंस दी है कि ओके कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, और इस रूल को एक्सप्लेन किया है. तो 3 एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड एंड थर्ड. तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज़ द सैम्पलिंग मॉडल, सेकंड इज़ इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन मॉडल, एंड थर्ड इज़ लोकल पॉपुलेशन मॉडल. तो ये 3 मॉडल्स हैं जो कि बेसिकली हंस्कीज़ रूल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. कमिंग टूवर्ड्स दैम वन बाय वन, सो ज़रा इसको शॉर्टली डिस्कस करते हैं बड़े सिंपल वर्ड्स में. सो नंबर 1, द सैम्पलिंग मॉडल जो है वो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है कि सैम्पलिंग मॉडल, इसमें क्या है, ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप इज़ एन आर्टिफैक्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड डज नॉट रिक्वायर बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन. ये कहते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो सकता है, आर्टिफैक्ट कहते हैं एरर को, कोई गलती, कोई जो है सैम्पलिंग में, रिसर्च में गलती हुई है और उसकी वजह से जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव शो हो रहा है. इसका क्या मतलब है कि रेयर स्पीशीज़ आर मोर डिफ़िकल्ट टू फाइंड देन कॉमन स्पीशीज़, एंड दस इफ़ द अप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल स्टडीज़ आर नॉट डन केयरफुली, one will automatically observe the positive correlation between range and abundance. We call it biased sampling. बायस्ड सैम्पलिंग क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक स्पीशीज़ को रिसर्च कर रहे हैं और आप जो है, आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं हो रही, ठीक है, आप फील्ड एक्सटेंसिव डिफ़िकल्ट फील्ड वर्क नहीं कर सकते और आप उन जगहों पे सिर्फ जाते हैं जहाँ पे आपको इजीली स्पीशीज़ अवेलेबल है, ठीक है. तो आप जहाँ बस स्पीशीज़ नज़र आई आपको, आपने उसको डिटेक्ट किया जहाँ पे इजीली अवेलेबल है, जहाँ मोस्ट एक्सेसिबल एरियाज़ हैं, बस वहाँ पे जा के ईजी जो है एक रिसर्च करके, तो दैट इज़ बायस्ड सैम्पलिंग. तो उसकी वजह से ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव कोरिलेशन नज़र आएगा कि बस जहाँ गए तो स्पीशीज़ आपको ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा होगी तो आपको इजीली अवेलेबल होगी, तो आपने सिर्फ इजी अवेलेबल जगहों पे जाके उसको कलेक्ट किया है, उसको जो है उसका डेटा लिया है. सो अब ये तो बायस्ड, ठीक है. तो ये भी हो सकता है कि ये सैम्पलिंग मॉडल क्या है कि इट्स अ सैम्पलिंग एरर, ये भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन अब दुनिया में मोस्टली बहुत सारे ऐसे भी रिसर्चेस हैं जो कि हार्ड, एक्सटेंसिव और अनबायस्ड सैम्पलिंग्स है. सो इट कैन नॉट हाउएवर बी द एक्सप्लेनेशन फॉर स्पीशीज़ वेल सैम्पल्ड एंड स्टडीड. तो वेल सैम्पल्ड और वेल स्टडीड स्पीशीज़ के लिए हम ये मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज क्या है कि
वो अनबायस्ड है. एवरी पार्ट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया हैज़ बीन, अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया हैज़ बीन कवर्ड. तो यह नहीं देखा गया कि इजीली अवेलेबल स्पीशीज़ को बस आप कोट करो और बाकी जो है. सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हो सकता है कि मैं ये भी एक एक्सप्लेनेशन है. ओके, सेकंड इज़ इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन मॉडल विच इज़ सेकंड एक्सप्लेनेशन. अच्छा, इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन मॉडल मोर और लेस हमने पिछले जो है जो रेपोपोर्ट्स रूल था उसके एक्सप्लेनेशन में भी एक एक्सप्लेनेशन इससे रिलेटेड पड़ी थी जिसमें हमने डिस्पर्सल को डिस्कस किया था. यहाँ पे देखें वही है कि ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन्स मॉडल. इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन मॉडल को ब्राउन्स मॉडल भी कहते हैं. जिम ब्राउन एक साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था. दिस मॉडल आर्ग्यूज दैट स्पीशीज़ दैट कैन exploit a wide range of resources become both widespread and common. अब वो स्पीशीज़ जो कि ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट मीन यूज़ करना, ठीक है. हम आप कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉइटेशन, दूसरों के हकूक़ जो है वो यूज़ करके वो करना, ठीक है. इसको इस तरह एक्सप्लॉइट मीन यूज़ करना. सो वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज को जो स्पीशीज़ यूज़ कर सकते हैं, सो वी कॉल देम वाइड स्प्रेड, और वो कॉमन भी होंगे फिर, ठीक है. जितना एक स्पीशीज़ वाइड स्प्रेड रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है, सो ऑब्वियसली वो सिर्फ रेंज वाइज ज़्यादा नहीं होंगे, वो वहाँ पे कॉमन भी होंगे, वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव भी करेंगे. सो दीज स्पीशीज़ आर कॉल्ड जनरलिस्ट्स. जनरलिस्ट्स आर दो स्पीशीज़ जो कि जनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. जनरल नेचुरल रिसोर्सेज को, मतलब उनकी कोई स्पेसिफिक फूड डिमांड नहीं होती, ठीक है. वो अब जैसे ओमनीवोर्स आप ले लें, लेकिन सिर्फ ओमनीवोर्स नहीं, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, नॉट जस्ट फूड बट के शेल्टर, वाटर एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. तो जो ज़्यादा वाइड रेंज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वी कॉल इट देम जनरलिस्ट एंड आर टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम स्पेशलिस्ट विच एक्सप्लॉइट ओनली अ फ्यू रिसोर्सेज. तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि नाजुक, आप उसको कह सकते हैं नाजुक स्पीशीज़ होती हैं. नाजुक इन द सेंस के वो जो है कुछ पर्टिकुलर उनके डिमांड्स होते हैं, ठीक है. फूड डिमांड्स, वाटर, व्हाटएवर, शेल्टर डिमांड्स. तो वो अगर हर जगह पे ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होते, तो वो वाइड रेंज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. दैट्स वाई वो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट्स उनको कहते हैं, ठीक है. तो स्पेशलिस्ट जो है ऑब्वियसली तो फिर वो कॉमन नहीं होंगे, उनका नंबर भी कम होगा. तो दैट्स व्हाट वी कॉल इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन मॉडल. स्पेशलाइजेशन मीन के आइदर दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसोर्सेज और नॉट, तो उसको हम जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कहते हैं. ओके, coming towards the last, that is local population model, or third explanation is local population model. अच्छा, local population model क्या है? Also called meta population model. This is a very important ecological concept. और मेटा पॉपुलेशन मॉडल को हम ज़रा एक लेक्चर में अलग से भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम फिर डिस्कस करेंगे. यहाँ पे इसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं इस से रिलेटेड. तो वो ये है कि मेटा पॉपुलेशन मॉडल क्या है? इन विच अ पॉपुलेशन इज़ सब डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट पैचेस और लोकल पॉपुलेशंस दैट इंटरैक्ट बिकॉज एनिमल्स और प्लांट्स मूव बिटवीन द पैचेस, ठीक है. एक पॉपुलेशन है, वो फिर सब पॉपुलेशंस में डिवाइडेड है. वी कॉल देम मेटा पॉपुलेशंस, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक पिक्चर जो है वो आपके डेस्कटॉप पे सेव होती है. सो एक होती है जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, एक होता है उसको हम कहते हैं मेटा डेटा. पिक्चर का एक मेटा डेटा होता है. मेटा डेटा आप क्या कह सकते हैं कि आप जब फिर पिक्चर को क्लिक करते हैं, राइट क्लिक पे प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पिक्चर की डिटेल्स दी जाती है कि इसके पिक्सेल्स कितने हैं, ये कब जो है कैप्चर हुई है, इसके रेजोल्यूशंस क्या है, ये वो रिटन फॉर्म में आपको मिलती है, विच इज़ कॉल्ड मेटा डेटा. मेटा का वर्ड जहाँ यूज़ होगा, इट मीन्स कि उसके अंदर की चीज़ है, ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर की चीज़ है. तो मेटा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अंदर के पॉपुलेशन, बाय दैट वी मीन कि पॉपुलेशन सब डिवाइडेड होते हैं, सीरीज़ ऑफ डिस्क्रीट पैचेस. तो पैचेस हम नेक्स्ट में शो करने वाले हैं कि
पॉपुलेशन सब पैचेस में डिवाइड होता है, और लोकल पॉपुलेशन उसके अंदर छोटी छोटी मज़ीद पॉपुलेशन जियोग्राफिकल पैचेस बन जाते हैं। और फिर क्या होता है कि दैट इंटरेक्ट बिकॉज एनिमल्स और प्लांट्स मूव बिटवीन द पैचेस। तो एनिमल्स और प्लांट्स फिर उन सब पैचेस के बीच में मूव करते हैं, मूव अराउंड करते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं। वी कॉल देम मेटा पॉपुलेशंस सिंस स्पीशीज डिफर इन देयर एबिलिटी टू डिस्पर्स, some will occupy more local patches than others। अच्छा, यहाँ पे इसकी मेटा पॉपुलेशन की तो समझ आ गई कि ये पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट छोटे छोटे पॉपुलेशन, पर यहाँ पे ये कहाँ पे फिट बैठता है। तो इस यहाँ पे जिक्र करने का पर्पज़ ये है कि जो स्पीशीज़ उनकी डिस्पर्सल कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं एबिलिटी टू डिस्पर्सल कैपेसिटी, जिस स्पीशीज़ की हाई होगी, ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड पैचेस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ज़्यादा वाइड पैचेस बनाएंगे। और जो स्पीशीज़ जिनकी डिस्पर्सल एबिलिटी कम होगी तो वो लोकल पैचेस बनाएंगे, मतलब कि बहुत ही लोकलाइज्ड एक ही जगह पे उनके पैचेस होंगे। ठीक है, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं इस डायग्राम में। मेटा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, इट इज़ अ टिपिकल एग्जांपल, जनरल एग्जांपल ऑफ अ मेटा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के अब ये जो पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं ये एक ही स्पीशीज़ के आप कंसिडर कर लें। ठीक है, तो एक ही स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है लेकिन वो एक पैच नहीं है। ठीक है, ये आपको डिवाइडेड नज़र आ रहा है। सो इसमें आप फिर ख़ुद देख लें कि जो कौन से लाइंस मैप रीड करना आपको आना चाहिए। मैं अब यहाँ पे मैप और ये जो पिक्चर है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता डिटेल में, आगे भी तो आपको मैप रीड करना आता हो। ये जो लेगिन वैसे तो हम मैप रीडिंग जो है हमारा इंशाल्लाह प्रैक्टिकल था, इन हालात में अगर हम देखेंगे इफ़ यू कुड डू सच अ प्रैक्टिकल तो हम मैप भी बनाएंगे। मैप्स बनाने में इम्पोर्टेंट चीज़ ये लेजेंड होता है, इसको हम लेजेंड कहते हैं। ठीक है, सो लेजेंड जो होता है ये मैप की डिटेल्स शो करती हैं कि इस राउंड पेज का क्या मतलब है, एरो का क्या मतलब है, और ये जो ब्लू लाइन है। तो इन शॉर्ट ये है एक पॉपुलेशन जो कि डिफरेंट पैचेस में। अब ये आप इसके अंदर देख सकते हैं कि पैचेस हैं और ऑक्यूपाइड, ये जो ब्लू कलर है इसको देख लेते हैं तो ऑक्यूपाइड हैबिटेट पैचेस, ये वो हैबिटेट पैचेस हैं जो कि ऑक्यूपाइड है, जहाँ पे एक्चुअली एनिमल्स मौजूद हैं। ठीक है, और फिर ज़रा ऊपर जाए तो वैकेंट हैबिटेट पैचेस, ये उसमें कुछ जो वाइट एरिया है ये वैकेंट है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स इसके अंदर मूव अराउंड कर रहे हैं। जो ब्लैक डॉटेड बाउंड्रीज़ हैं ये वाले, ये है पॉपुलेशन की बाउंड्रीज़। ठीक है, एक पॉपुलेशन, दूसरी पॉपुलेशन, तीसरी, और फिर उनके अंदर जो ब्लू है ये मेटा पॉपुलेशंस है। ठीक है, और डिस्पर्सल क्या है जो एरोज़ के थ्रू शो किया गया है, दैट इज़ डिस्पर्सल अमॉन्ग द मेटा पॉपुलेशन अमॉन्ग द पैचेस। तो अब जितनी डिस्पर्सल ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पैचेस बनेंगे, जितनी डिस्पर्सल कम होगी तो कम बनेंगे। ठीक है, और हाईली आइसोलेटेड आप नीचे देख सकते हैं फ्रॉम एक्स वाई एक्सिस पे हम अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो देखें हाईली आइसोलेटेड पैचेस। अब देखें यहाँ पे अलग अलग हैं सब, इनके अंदर आपको देख रहे हैं एरो शो नहीं है तो इट मीन्स के डिस्पर्सल इनके बीच नहीं है, तो देखें वो हाईली आइसोलेटेड है, तो ये कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, ये लेस कॉमन होंगे। फिर जाए पैच आइसोलेशन, पैच आइसोलेशन के इनके अंदर थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी है, डिस्पर्सल है, लेकिन कुछ जो है ये आइसोलेटेड भी है। फिर हाईली कनेक्टेड आप देख लें, ऊपर की जो एग्जांपल है ये हाईली कनेक्टेड पैचेस हैं, तो ये सक्सेसफुल आप देख सकते हैं कि इनकी जियोग्राफिकल रेंज भी इसके साथ बढ़ रही है और इनकी एबंडेंस भी। सो दैट वाज अबाउट टुडेज़ टॉपिक, जो हमने एबंडेंस के बारे में पढ़ा और उसमें हमने हैंस्कीज़ रूल पढ़ा एंड इट एंड द टॉपिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस। आगे हम इसको लेकर चलेंगे, तो हमारा जो कोर्स है वाइल्ड लाइफ का, दैट इज़ बेसिकली हम आगे फिर जाएंगे वाइल्ड लाइफ रूल्स, रेगुलेशंस, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, स्पीशीज़ की तरफ, वो जो नेशनल पार्क्स एंड स्टफ। ठीक है, जो कि हमें लेजिस्लेशन से उसका ताल्लुक़ है। लेकिन फ़र्स्ट पोर्शन में अभी जो हम लेकर हमने बेसिक्स से स्टार्ट लिया, स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट और बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स वगैरह,
और अभी हम ज़रा इकोलॉजिकल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट विल लीड, जब आपके पास इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप स्पीशीज़ को बेटर तरीके से स्टडी नहीं कर सकेंगे। जब आप स्टडी आपकी जो है वो इकोलॉजिकली करेक्ट नहीं होगी, ऑथेंटिक नहीं होगी, तो आप जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो कि हमारा पर्पस होता है, तो आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ नहीं जा सकते, आप रूल्स की तरफ नहीं जा सकते, आप मैनेजमेंट की तरफ नहीं जा सकते। सो अभी जो पोर्शन में है हम इसमें कुछ बेसिक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने कवर किया। नेक्स्ट वी विल गो टूवर्ड्स फर्दर अ फ्यू टॉपिक्स। इसमें मेटा पॉपुलेशन मॉडल को हम ज़रा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज़ सोर्स एंड सिंक कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और फिर हम पढ़ेंगे कॉलोनाइजेशन एंड एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन एंड कॉलोनाइजेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस। सो आज का टॉपिक कंक्लूड होता है। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। साइनिंग आउट।